हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिया और आज के हमारे इस वीडियो में हम रीड करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और ये हमारी वीडियो का पार्ट 3 है। सो लेट्स स्टार्ट। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में सोइंग के बारे में पढ़ा था और दो मेथड्स के बारे में पढ़ा था, टूल्स के बारे में पढ़ा था। एक था ट्रेडिशनल टूल और एक था मॉडर्न टूल। मॉडर्न टूल में था हमारा सीड्रिल और ट्रेडिशनल टूल्स में था एक फर्नल शेप टूल। और हमने मिन्योर और फर्टिलाइजर्स के बारे में भी पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे इरिगेशन के बारे में। All living beings need water to live. Water is important for proper growth and development. Water is absorbed by the plant roots. Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed. यानी सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें जीने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। और जो वाटर है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी चीज़ की ग्रोथ का और उसके डेवलपमेंट का। जो वाटर होता है वो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो एब्जॉर्ब करती है। वाटर के साथ मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स भी होते हैं, सिर्फ वाटर ही नहीं होता है। जो प्लांट्स होते हैं उसमें 90% वाटर होता है और 10% और चीज़ें होती हैं जैसे मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स वगैरह। Water is essential because germination of seeds does not take place under dry conditions. Water वाटर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ड्राई कंडीशंस में जो जर्मिनेशन होता है सीड्स का वो नहीं हो पाता। न्यूट्रिशंस डिजॉल्व्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। जो न्यूट्रिशंस होते हैं वाटर में, यानी जो सॉइल में न्यूट्रिशंस होते हैं और जो वाटर में न्यूट्रिशंस होते हैं, वो जो रूट्स होती हैं वो अपने पास खींचती हैं पहले, उसके बाद उसे सारे जो प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं उनमें भेजती हैं रूट्स। वाटर ऑल्सो वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम ग्रोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर currents। जो वाटर होता है वो क्रॉप को फ्रॉस्ट और हॉट एयर करंट से भी बचाता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। अगर हमें अच्छे से हम चाहते हैं कि जो हमारी क्रॉप है और जो हमारी सॉइल है उसमें अच्छे से मॉइस्चर बना रहे और जो क्रॉप है वो अच्छे से हेल्दी क्रॉप हो, तो हमें जो वाटर होता है फील्ड्स में रेगुलरली क्या करना पड़ता है, डालना पड़ता है। द सप्लाई वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। यानी जब हम टाइम टाइम पे जो वाटर है उसे हमारी क्रॉप्स में डाल रहे हैं तो हम उसे कहते हैं इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। यानी हर क्रॉप पे एक ही टाइम पे पानी नहीं डालते, किसी क्रॉप को थोड़ा ज़्यादा पानी चाहिए, किसी को थोड़ा कम पानी चाहिए। सो वो हर क्रॉप में अलग अलग वेरी करता है। एंड सीजन टू सीजन पे भी डिपेंडेंट होता है। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हाई। यानी अगर हम कोई भी क्रॉप समर के टाइम पे उगा रहे हैं सो उसमें हमें ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा। वाई इज इट सो? कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड लीव्स। मतलब ऐसा क्यों होता है कि विंटर में उतना अब हमें पानी नहीं डालना पड़ता है हमारी क्रॉप में और समर में ज़्यादा पानी डालना पड़ता है? क्या ये जो इवेपोरेशन का जो इंक्रीज रेट होता है उसकी वजह से होता है? जो सॉइल और लीव से जो इवेपोरेशन होता है उसकी वजह से होता है? अब बूजू कुछ यहाँ पर बता रहा है। आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स। लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। बूजू बोल रहा है कि मैं इस साल बहुत ही ज़्यादा केयरफुल अपने प्लांट्स को लेकर, उन्हें वाटर करने के उस वो अच्छे से अपने जो प्लांट्स हैं उनकी केयर कर रहा है क्योंकि जो बूजू के प्लांट्स थे वो लास्ट ईयर समर की वजह से सूख कर डाई हो गए थे, मर गए थे। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन की कुछ सोर्सेज नहीं जहाँ से हमें वाटर मिलता है इरिगेशन करने के लिए, वो हैं वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स और कैनाल्स। अब यहाँ पर हमें कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स दिए गए हैं। The water available in wells, lakes and canals is lifted up by different methods in different regions for taking it to the fields। यानी जो वाटर होता है लेक्स वगैरह में उसे हमें अगर हमारे फील्ड तक ले जाना हो अलग अलग रीजन्स में, तो उसके लिए हमारे फील्ड तक वाटर कैसे जाएगा? हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसके लिए कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दीज मेथड्स। यानी या तो हम कैटल के उससे या जो ह्यूमंस होते हैं वो पानी को लेकर जाते हैं खेत तक, बहुत सारे मैथड्स के फील्ड तक लेकर जाते हैं। सो दीज मैथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। यानी ये सस्ते तो होते हैं लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर मोट पुलिंग सिस्टम, चेन पंप, और थर्ड है देखली एंड राहत लेवर सिस्टम। फिगर A to D यहाँ पर सारे दिखाए गए हैं।
यहाँ पर मैं आपको थोड़ा जूम करके थोड़ा ये वाला जो है ये मोट वाला सिस्टम है। यहाँ पर जो वेल है, वेल से यहाँ पे वो करा गया और वेल से ये सीधे यहाँ से पानी को गिरा रहे हैं और यहाँ से सीधे पानी जो है वो क्रॉप्स में जा रहा है। बी वाला है चेन पम्प, यानी इस तरीके का यहाँ पर आप देख रहे हैं ना फिगर में ये बनाया हुआ है, इससे जो पानी है वो सीधे क्रॉप्स में भी जा रहा है। और एक है यहाँ पर राहत वाला, यहाँ पर ये जो बुल है उसे खड़ा किया गया है। और थर्ड है देखली, थर्ड है देखली और फोर्थ वाला है राहत वाला। देखली से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक आदमी वहाँ पर यहाँ से पानी डाल रहा है पूरे उससे निकाल के। उसके बाद आता है हमारा पम्प्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। जो पम्प्स होते हैं, हैंड पम्प्स होते हैं ना, उन्हें वाटर के लिए सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जो डीजल है, बायोगैस है, इलेक्ट्रिसिटी है और जो सोलर एनर्जी है वो इन पम्प्स को क्या करती है, रन करती है। अब हम पढ़ेंगे कुछ मॉडर्न मेथड्स के बारे में इरिगेशन। टू मॉडर्न मेथड्स होते हैं इरिगेशन के। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। जो मॉडर्न मेथड्स होते हैं वो वाटर को हम इकोनॉमिकली, यानी उससे पानी भी जो है वो वेस्ट नहीं होता है। लेकिन जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उससे बहुत ज़्यादा पानी भी वेस्ट होता था, लेकिन जो मॉडर्न मेथड्स होते हैं उससे ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होता है। जो दो मेन मेथड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, एक है स्प्रिंकलर सिस्टम और एक है ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में जो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है वहाँ पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा सैंडी लैंड होती है, यानी बहुत ज़्यादा सैंड वाली जगह होती है, जहाँ पर वाटर सफिशिएंटली अवेलेबल नहीं होता, यानी बहुत कम पानी होता है वहाँ पर, वहाँ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। द परपेंडिकुलर पाइप्स, यानी वर्टिकल पाइप्स होते हैं, उसमें वर्टिकल टाइप्स के पाइप्स होते हैं। यहाँ पर पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, यस ये रहा, यहाँ पर वर्टिकल पाइप्स हैं जिसमें गोल गोल से इस तरीके का वर्टिकल पाइप्स होते हैं और ऊपर से उसमें नोजल्स होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। द परपेंडिकुलर पाइप्स है रोटेटिंग नोजल्स होते हैं उनके टॉप में और वो जॉइंट होते हैं मेन पाइपलाइन से रेगुलर इंटरवल्स में, यानी उन्हें फील्ड से जोड़ा हुआ होता है, यानी उनके पास ही रखा हुआ जाता है ताकि जो वाटर है वो प्लांट्स के आसपास ही गिरे और अच्छे से पानी भी पहुंच जाए। जब वाटर फ्लो किया जाता है तो वो मेन पाइपलाइन से क्या करता है, व्हेन वाटर इज़ अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ अ पंप। ये जब उसे मेन पाइपलाइन से जोड़ा जाता है तो उसमें प्रेशर जाता है और पंप क्या करता है, पंप से पानी निकलता है। इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स, इट गेट्स स्प्रिंकल। इससे पानी स्प्रिंकल यानी जैसे रेन, जब बारिश होती है तब जैसे पानी गिरता है आसमान से, उसी तरीके से इससे भी पानी गिरता है। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन और सेवरल अदर क्रॉप्स के लिए, इस टाइप की क्रॉप्स के लिए। अब हम पढ़ेंगे ड्रिप सिस्टम के बारे में। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि जो वाटर होता है इसमें से वो ड्रॉप बाय ड्रॉप एक एक बूंद करके गिरता है सीधे रूट्स के यहाँ पर, इसीलिए इसे ड्रिप सिस्टम कहा जाता है। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग प्लांट। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी टेक्निक है फ्रूट प्लांट्स को, ये गार्डन्स, जैसे हम हमारे घर में गार्डन वगैरह में फूल वगैरह उगाते हैं वहाँ के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट टेक्निक है। इसमें वाटर बिल्कुल भी नहीं वेस्ट होता। इट इज़ अ बून इन रीजन्स फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। बून मतलब होता है हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ऐसे रीजन्स में जहाँ पर बहुत कम पानी, यानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैर्सिटी है वाटर की, वहाँ पर ये वाला मेथड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टिंग ऑफ वीड्स। ये वर्ड हमने बहुत बार पहले भी पढ़ चुका था, मैंने आपको बोला था कि हम इससे आगे पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ पर भी आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और भी मैथड्स में। अब हम पढ़ेंगे वीड्स से हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बूजो और पहेली हैं वो नियर बाय फील्ड गए थे, वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे वर सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड, वहाँ पर उन्होंने ऐसे प्लांट्स देखे जो क्रॉप्स नहीं थे, यानी वो थोड़े अलग टाइप के प्लांट्स थे, यानी वो क्रॉप्स नहीं थे। ग्रोइंग अलॉन्ग विद वीट प्लांट्स, वो वीट प्लांट्स के साथ ग्रो कर रहे थे। सो हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पसली। अब बूजू ये सोच रहा है क्या जो ये जो प्लांट्स हैं जो वीट के नहीं हैं, यानी वो वीट प्लांट्स नहीं है, वो किसी क्रॉप का हिस्सा नहीं है। तो जो बूजू है वो ये पूछ रहा है क्या ये जो प्लांट्स हैं ये किसी पर्पस से लगाए गए हैं। तो जब हम कोई भी क्रॉप ग्रो करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे अनडिज़ायरेबल प्लांट्स ग्रो करते हैं जो नेचुरली ग्रो करते हैं, हम ह्यूमंस उसमें कुछ नहीं कर सकते। बस ये कर सकते हैं कि हम उस क्रॉप के उगने तक उन्हें
या तो कुछ बहुत सारे मेथड्स के थ्रू, इन्हें हम वीड्स ही कहते हैं। अनडिज़ायरेबल यानी वो किसी काम के नहीं होते, वो सिर्फ जगह घेरते हैं और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, जिससे जो क्रॉप्स होती है उसमें थोड़ा न्यूट्रिएंट्स की शॉर्टेज हो जाती है। इसलिए हमें इन्हें हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं वीड्स। जो रिमूवल होता है वीड्स यानी जिस प्रोसेस के थ्रू हम इन्हें हटाते हैं उसे हम कहते हैं वीडिंग। वीडिंग जो है, वीडिंग इज़ नेसेसरी सिंस वीड्स प्लांट्स compete the crop plants for water, nutrients, space and light। ये जो वीडिंग होती है इन्हें हमें जल्दी से, जो वीड्स होते हैं इन्हें हमें जल्दी से जल्दी हटा देना चाहिए ताकि ज़्यादा क्राउडिंग ना हो, और जो ये वीड्स हैं ये ज़्यादा जगह ना घेर लें, न्यूट्रिएंट्स ना ले लें सॉइल से, लाइट ना ले और ज़्यादा स्पेस ना घेर लें। दस दे इफ़ेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। ये क्रॉप की जो ग्रोथ होती है उसे भी इफ़ेक्ट करते हैं। Some weeds interfere even harvesting and may be poisonous for animals and human beings। और कुछ weeds ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, यानी उसकी वजह से किसी की डेथ भी हो सकती है। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो हार्वेस्टिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम करते हैं हार्वेस्टिंग करने में। जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत सारे मेथड्स अडॉप्ट करते हैं इन वीड्स को हटाने के लिए। टिलिंग जो है सोइंग से पहले, यानी जब हम बीज डाल रहे हैं हमारी क्रॉप के लिए, उस टाइम पे जब हम टिलिंग करते हैं तब भी हम इन्हें हटा सकते हैं, क्योंकि ये पहले ही उन्हें जड़ से ही निकाल देगा। लेकिन अगर हम उस टाइम पे नहीं कर पाए तो हम क्या कर सकते हैं कि हम कुछ ऐसे केमिकल्स भी डाल सकते हैं जिन्हें हम वीडसाइड्स कहते हैं, विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल। अभी हम पहले वीडसाइड्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। यानी जब हम स्टार्टिंग में टिलिंग के टाइम पे निकाल देंगे सो उनका उगना ही बन जाएगा, वो अपनी जड़ के साथ ही निकल जाएंगे ज़मीन से और वो मिक्स हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, उसी के साथ मिक्स हो जाएंगे और जितना भी इनमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह होगा वो सारा सॉइल को मिल जाएगा और क्रॉप के लिए भी अच्छा है। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। जो सबसे बेस्ट टाइम जो है वीड्स को हटाने का वो ये है कि उसमें फ्लावर्स आएँ या कोई सीड्स आए, उससे पहले ही हमें उन्हें निकाल देना चाहिए। जो The manual removal includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground। हमें इस तरीके से काटना चाहिए कि या तो वो अपने रूट के साथ, पूरा रूट के साथ ही उन्हें बाहर निकाल दें। अगर हम आधा आधा काटेंगे या उनकी रूट्स नहीं निकालेंगे तो वो फिर से उग जाएंगे। हमें इसीलिए उन्हें रूट्स के साथ ही निकाल देना चाहिए टाइम टू टाइम। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी। ये खुरपी से किया जाता है। अ सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज टू अप्रूट। जो सीड ड्रिल जिससे हम सोइंग करते हैं उससे भी इसे हटाया जा सकता है। वीड्स जो हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी ऊपर, कि जो वीड्स होते हैं उन्हें हम वीडसाइड्स, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जैसे वीडसाइड्स से हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे 2,4-D। दे आर स्प्रेड दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। इन्हें जो फील्ड्स होती हैं उनमें इन्हें क्या किया जाता है, छिड़का जाता है, जिससे वीड्स जो होते हैं वो किल हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं वो। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स। इससे क्रॉप्स को कोई नुकसान नहीं होता। द वीडसाइड्स आर diluted with water to the extent required and sprayed in the fields with a sprayer। इन्हें स्प्रेयर से, जो ये केमिकल है इसे स्प्रेयर से डाला जाता है क्रॉप्स में। यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये एक आदमी डाल रहा है ना उसे क्रॉप्स में। अब बुजू क्या बोल रहा है कि क्या इन वीडसाइड्स से जो पर्सन इन्हें डाल रहा है उसे कुछ होता है तो नहीं है, यानी क्योंकि ये तो केमिकल से रिलेटेड है तो क्या पता आदमी को कोई कुछ हो तो नहीं जाता है, क्या पता कोई बीमारी वगैरह। सो एज ऑलरेडी मेंशन द वीडसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ। जो वीडसाइड्स होते हैं उन्हें वेजिटेटिव ग्रोथ, यानी जब जो हमारी क्रॉप्स हैं वो ग्रो कर रही हैं और वीड्स, यानी हमें ऐसे टाइम पे डालना चाहिए इन केमिकल्स को जब जो वीड्स हैं उनकी फ्लावर ना निकली हो, उनके सीड नहीं निकले हों। स्प्रेइंग ऑफ वीडसाइड में इफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स, यानी जब जो भी आदमी इसे डाल रहा है वो इफ़ेक्ट कर सकता है उस आदमी को। सो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो हमारी नोज़ है उससे बांध कर रखना चाहिए किसी क्लॉथ से, अपने हाथ पे क्या ग्लव्स वगैरह पहन के रखने चाहिए, उसके बाद ही इसे डालना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग के बारे में। हार्वेस्टिंग जो है क्रॉप का वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क है। जो हार्वेस्टिंग सभी को पता है, हार्वेस्टिंग जब हम क्रॉप को कट करते हैं उसको ही हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट close to the ground. It usually takes 3 to 4 months for a cereal crop to mature। यानी इन्हें तो हम निकालते हैं ना, या इन्हें हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आप ये फिगर में ये सिकल देख रहे होंगे, इससे जो क्रॉप्स हैं उन्हें निकाला जाता है ज़मीन से।
हार्वेस्टिंग जो है हमारी कंट्री में वो या तो मैन्युअली की जाती है या सिकल से, यहाँ जैसे मैंने आपको बताया सिकल से की जाती है, या मशीन से जिसे हम हार्वेस्टर कहते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। जो हार्वेस्टेड क्रॉप होती है उसमें से जो ग्रेन जो होती है, ग्रेन की जो सीड्स होती हैं उन्हें सेपरेट करना पड़ता है चैफ से। चैफ थोड़ा मतलब थोड़ी गंदगी हम कह सकते हैं, यानी जो बिल्कुल काम का नहीं होता, और उन्हें सीड से अलग करना पड़ता है। इस प्रोसेस को, यानी जब हम चैफ को क्या कर रहे हैं, जो हमारी क्रॉप है या जो सीड्स है हमारे, उनसे निकालना होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन। यानी इन्हें हम किससे हटाते हैं, कंबाइन से हटाते हैं। यानी जो चैफ निकालना होता है उससे हम किससे निकालते हैं, कंबाइन से निकालते हैं। विच इज़ इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर। या तो हम इसे हार्वेस्टर भी कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं, थ्रेशर भी कह सकते हैं। सो गाइज, आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही, और आई होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा, हार्वेस्टिंग और वीड्स के बारे में, इरिगेशन के बारे में। कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। और आपको वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।